Assalamu alaikum students, welcome back to this lecture. In the previous lecture we have talked about the excretion and osmoregulation in fishes in different environment like freshwater and marine environment. और मरीन इन्वायरमेंट में भी हमने जो है वो ओस्मोरेगुलेशन देखी थी बोनी फिशेस के अंदर। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे कार्टिलेजिनस फिशेस। ठीक है, ओस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन इलास्मोब्रांक्स में जो कि कार्टिलेजिनस फिशेस हैं। अब ये जो इलास्मोब्रैंक्स हैं ये एक यूनिक एक डिफरेंट ओस्मोरेगुलेटरी मैकेनिज़्म शो करती हैं। और वो यूनिक ओस्मोरेगुलेटरी मैकेनिज़्म कौन सा है? अब स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम जो फिशेज़ हैं सारी की सारी फिशेज़ वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया जो होता है ना वो उसको एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अपनी बॉडी में से एक्सक्रीट करती हैं। लेकिन जो इलास्मोब्रैंक्स ये कार्टिलेजिनस फिशेज़ हैं ये यूनिक हैं क्योंकि ये अपनी नाइट्रोजिनस वेस्ट को यूरिया की फॉर्म में जो है वो अपने लीवर में कन्वर्ट करके तो उसको बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक बड़ा अनयूजुअल काम था, एक ऐसा नहीं था हुआ, मतलब यूजुअल वो होता है ना जो आम होता हो, तो ये एक अनयूजुअल था, एक अनकॉमन था, बड़ा रेयर काम था कि ये जो है वो इनमें यूरिया की जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हो रही है लीवर में। तो अब ये फिशेज़ अनयूजुअल इसी वजह से था क्योंकि मोस्टली फिशेज़ जो है वो एक्सक्रीट करती हैं अमोनिया, ठीक है, यूरिया की बजाय। अब ना सिर्फ यूरिया की एक्सक्रीशन एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ना सिर्फ यूरिया की एक्सक्रीशन, इसके साथ साथ इन फिशेज़ ने क्या किया कि अपनी बॉडी में यूरिया को थोड़ा थोड़ा स्टोर करना शुरू कर दिया। ठीक है, और एक इनफ यूरिया, इतना मतलब अपनी बॉडी में यूरिया स्टोर कर लिया कि वो जो है उसने बॉडी को एक आइसोटोनिक मीडियम दे दिया। स्टूडेंट्स, इस यूरिया की डेपोजिशन से उनकी बॉडी जो थी वो आइसोटोनिक हो गई टू द सी वाटर। अब याद रखिए कि आइसोटोनिक, इससे पहले हमने जो डिफरेंट कंडीशन देखी वो देखी थी हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, डिफरेंट फ्रेश वाटर में, मरीन वाटर में। लेकिन ये फिशेस भी मरीन वाटर में ही होती हैं, लेकिन इस वाटर के अंदर इनकी कंडीशन आइसोटोनिक है। इट मींस कि इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर यूरिया को स्टोर करके जो है वो बॉडी फ्लूइड्स जो साल्ट्स का लेवल है वो अप कर लिया होता है, साल्ट्स का लेवल ज़्यादा कर लिया होता है। और इसकी वजह से जो बॉडी के अंदर साल्ट्स होते हैं और जो बाहर इन्वायरमेंट में साल्ट्स होते हैं उनकी कंसनट्रेशन जो सोल्यूट्स की होती है वो ऑलमोस्ट सेम हो गई होती है। तो ऐसा ऐसा कोई फिनोमिना, ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉडी के इनसाइड जो साल्ट्स होता है और इन्वायरमेंट जो साल्ट्स इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है वो इक्वल हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं आइसोटोनिक कंडीशन। और ये कंडीशन का बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा है कि इनमें इनको कोई ऑस्मोरेगुलेशन नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि इनकी सांस की कंसनट्रेशन इक्वल है एज़ कम्पेयर टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो वो आइस जो ऑस्मोरेगुलेशन कौन से फिशेज़ करती हैं जिनकी बॉडी में या तो साल्ट्स बहुत कम है या तो साल्ट्स बहुत ज़्यादा है, तो उनको जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करती हैं वो। तो आइसोटोनिक फिशेज़ जो है ये एक अनयूजुअल जो है वो बिहेवियर शो कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ द फिशेज़। इसलिए जो प्रॉब्लम थी ना वाटर को लूज़ करने की मरीन फिशेज़ में, पता उनको डर था क्योंकि उनके पास साल्ट बहुत ज़्यादा था, वाटर लूज़ करने की उनमें प्रॉब्लम थी, उनमें डर था कि वाटर हमारी बॉडी से सारा सारा लूज़ ना हो जाए। तो ये जो है ना ये वाली प्रॉब्लम लेस सीवियर है, इतनी ख़तरनाक नहीं है इलास्मोब्रांक में, क्योंकि ये आइसोटोनिक बिहेव करते हैं एज़ कम टू देयर इन्वायरमेंट, टू द सी वाटर। तो इस लिहाज से इनको कोई ऑस्मोरेगुलेटरी मैकेनिज़्म नहीं शो करना पड़ता, उनको कोई एनर्जी जो है वो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी जो है वो नहीं लगाना पड़ता है। तो एनर्जी जो है इनकी वाटर कंजर्वेशन के लिए जो है वो कंजर्व हो जाती है, एनर्जी को यूज़ नहीं करना पड़ता और वो ही जो एनर्जी को वो दूसरे वेज में यूज़ कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये यूरिया को अपनी बॉडी में डिपॉजिट करते हैं, यूरिया एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है इनकी बॉडी में, नाइट्रोजिनस वेस्ट है, उसके अलावा इसको आइसोटोनिक मीडियम प्रोवाइड करा है। लेकिन इसके साथ अगर यूरिया की ज़्यादती हो जाए, एक्सेसिवनेस हो जाए, तो ये एक बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होता है फिशेज़ के लिए। वो कैसे? वो इस तरह से कि ये जो यूरिया होता है एक्सेसिव वो डिसरप्ट कर देता है, ख़राब कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं ना फिशेज़ के अंदर, वो उनके स्ट्रक्चर को ये डिसरप्ट कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ़िशेज़ क्या करती हैं, वो एक ट्राईमिथाइल एमाइन ऑक्साइड एक कंपाउंड है, ट्राईमिथाइल एमाइन ऑक्साइड, वो अपनी बॉडी में रिटेन करती हैं, बनाती हैं, उसको बरकरार रखती हैं, ताकि इसका क्या काम होता है ट्राईमिथाइल एमाइन ऑक्साइड का, ये उस यूरिया का जो एंजाइम्स के ऊपर अफेक्ट होता है डिस्टॉर्शन का, ये उसको इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। ठीक है, इट इनहिबिट्स द इफेक्ट ऑफ यूरिया ऑन एंजाइम्स। तो ये फिशेज़ इस प्रॉब्लम को ऐसे ओवरकम करती हैं। इसके अलावा हमने ये तो देख लिया कि ये फिशेज़, इनमें एक यूनिक अडेप्टेशन है कि ये आइसोटोनिक जो है वो बिहेव करती हैं और यूरिया एक्सक्रीट करती हैं।
लेकिन इसके अलावा जो है ना वो इसके अलावा भी जो है वो इन इलास्मोब्रांक्स को कुछ हद तक, ठीक है, कुछ हद तक जो है वो स्टिल रेगुलेशन करनी पड़ती है आयन कंसंट्रेशन की। या और यहाँ कुछ ऐसी फिशेज़ की, इनकी स्पीशीज़ ऐसी होती हैं फिशेज़ की जिनमें इनको आयन की रेगुलेशन करनी पड़ती है अपनी टिश्यूज़ में। तो जो ऐसी फिशेज़ इनमें होती हैं जिनको रेगुलेशन करनी पड़ती है, उनमें आयन एब्जॉर्बिंग सिक्रीटिंग टिश्यूज़ होते हैं। ऐसे जो है वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि आयन को एब्जॉर्ब करना भी जानते हैं, भी करते हैं गिल्स में और किडनीज़ में, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर्स में जो है वो ऐसे टिश्यूज़ होते हैं। इसके साथ साथ उनमें जो है ना वो ऐसी इलास्मोब्रांक्स में रेक्टल ग्लैंड होता है, यानी कि एक ऐसा ग्लैंड होता है, क्योंकि वो मरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, उसमें साल्ट ज़्यादा है, तो ये रेक्टल ग्लैंड का ये फंक्शन होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सोडियम क्लोराइड होता है ना उसको रिमूव करता है, एक्सेस सोडियम क्लोराइड को अपने ब्लड में से, और उसको क्लोएका में से एक्सक्रीट कर देता है, ठीक है। क्लोएका एक ओपनिंग है, क्लोएका एक कॉमन ओपनिंग है फॉर एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। इन तीनों के लिए जो कॉमन ओपनिंग होती है वो कहलाती है क्लोएका। तो ये क्या करते हैं, रेक्टल ग्लैंड में से रिमूव करते हैं एक्सेस सोडियम और उसको ब्लड में से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं क्लोएका के थ्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमने देख लिया कार्टिलेजिनस फिशेस में जो है वो ऑस्मोरेगुलेशन होती है या नहीं भी होती, ठीक है। जिनमें नहीं होती वो आइसोटोनिक है, जिनमें होती है वो रेक्टल ग्लैंड से करते हैं। कुछ जो है उनमें आयन एब्जॉर्बिंग और एक्सक्रीटिंग जो है वो टिश्यूज़ होते हैं। अब सेकंड नंबर पे हम ऐसी फिशेस देखने जा रहे हैं जो कि हमने पढ़ा था कि लैम्प्रे फॉर एग्जांपल, कि वो मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में मूव करती है। अब जो फिशेस ऐसे एक्वेटिक इन्वायरमेंट से एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रही हैं, अब जाहिर सी बात है पूरे का पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो वो अपनी बॉडी को कैसे रेगुलेट करती हैं, अपनी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन का फिनोमेना कैसे परफॉर्म करती हैं, कि उनकी बॉडी में ऐसी क्या चेंजेस आती हैं कि वो जो हैं वो फ्रेश वाटर में जब होती हैं तो वो उस कंडीशन को विद स्टैंड कर रही होती हैं, जब मरीन में चली जाती हैं या मरीन से फ्रेश वाटर में जाती हैं तो उसको कैसे विद स्टैंड करती हैं, उसको कैसे रेगुलेट करती हैं। तो जो सालमन फिश है जिसको साइंटिफिकली ओनकोरिंकस कहा जाता है, और मरीन लैम्प्रेस पैट्रोमाइजोन, ये माइग्रेट करती हैं सी से फ्रेश वाटर की तरफ, ठीक है, स्पॉन के लिए यानी कि ब्रीडिंग के लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए सी वाटर से मरीन से फ्रेश वाटर में ये मूव करती हैं। इसी तरह से जो है वो डिफरेंट है, ये इससे अपोजिट है। जो फ्रेश वाटर ईल है एंगविला, वो माइग्रेट करती है फ्रेश वाटर टू मरीन, अपोजिट, ठीक है, फ्रेश से मरीन में स्पॉनिंग के लिए, यानी कि वो मरीन वाटर में जाके ब्रीडिंग करती है। अब ये जो डायड्रोमस माइग्रेशंस हैं, डाई मीन टू, डायड्रोमस माइग्रेशन यानी कि जिसमें दो साइड्स इन्वॉल्व हैं, एक जो है फ्रेश वाटर वाली भी और एक जो है वो मरीन वाली भी। अब ये जो फिशेज़ है ना डायड्रोमस माइग्रेशन, जब इन्होंने कहा है कि इन फिशेज़ के अंदर जो गिल्स होते हैं ना वो केपेबल होते हैं, वो अडेप्ट होते हैं इन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, इनको कोप अप करने के लिए, ठीक है, अपटेक करने के लिए भी और सिक्रीट भी करने के लिए आयंस को। तो जो यानी कि इनके अंदर ऐसे जो गिल्स के अंदर ऐसी चेंजेस होती हैं, ऐसे स्पेशलाइज सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक फिश जो है वो मरीन वाटर में प्रेजेंट है, तो मरीन वाटर में जो है वो हमने वो सारी जो प्रॉब्लम्स देखी इनको जैसे जैसे वो सॉल्व करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं मरीन में, वो अपने जो है वो साल्ट्स को, एक्सेसिव साल्ट्स को बॉडी से बाहर जो है वो एक्सक्रीट करते हैं एनर्जी लगा के, ठीक है। तो कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं उनकी बॉडी में, वो जो है वो साल्ट्स को और एक्सक्रीशन में हेल्प आउट करते हैं। इसी तरह जब वो फ्रेश वाटर में आ जाएंगी तो वो गिल्स के और स्पेशलाइज सेल्स जो हैं वो फंक्शन कैसे बिहेव करने लग जाएंगे कि वो साल्ट्स को फ्रेश वाटर के अकॉर्डिंग जो है वो उसकी रेगुलेशन करने लग जाएंगे, ठीक है। फ्रेश वाटर में जो है वो साल्ट्स कम होता है तो उनको साल्ट्स की ज़रूरत होती है, और जो मरीन वाटर है उसमें साल्ट ज़्यादा होता है तो उन्होंने साल्ट से छुटकारा पाना होता है, उनको वाटर की ज़रूरत होती है, वाटर कंजर्व करते हैं। तो इस तरह से जो डिफरेंट जो इनकी गिल्स के स्ट्रक्चर है, इनकी बॉडी में कुछ ऐसे स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं, वो जैसे जैसे स्पीशीज़ जो होती हैं वो मूव करती हैं, माइग्रेट करती हैं, तो उनकी बॉडी में वो चेंजेस आ जाती हैं। अब बात की कि ये इसी तरह से एग्जांपल दिए यंग सालमन की, फॉर एग्जांपल इट कैन नॉट एंटर द सी अंटिल सर्टन सेल्स ऑन द गिल्स डेवलप आयन सिक्रेटिंग पावर्स, यानी कि जो यंग सालमन है, अभी यंग है, ठीक है, वो सी में उसने एंटर करना है सी में, ठीक है। तो सी में एंटर वो तब तक नहीं कर सकती जब तक उसके पास वो स्पेशलाइज सर्टन सेल्स ना उनकी गिल्स में आ जाएं, जिसकी अभी हमने ऊपर बात की है, जो कि क्या फंक्शन करते हैं, वो आयन सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सी वाटर में आयन ज़्यादा होते हैं तो उन्होंने आयन की सिक्रीशन करनी होती है, आयन को एक्सक्रीट करना होता है।
उनकी बॉडी में जो है वो आयन ज़्यादा हो जाते हैं, तो उन्होंने एक्सक्रीशन उनकी करनी होती है, वाटर की कंजर्वेशन करते हैं। तो ऐसे स्पेशलाइज सेल जो कि आयन की सिक्रीटिंग करते हैं, जब तक वो ना आ जाए यंग सालमन सी में एंटर नहीं करती। इसी तरह से जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनमें जब तक वो बॉडी में चेंजेस नहीं आती, वो डिफरेंट जो है वो एक्वाटिक हैबिटेट में मूव नहीं करती। So we have seen that the different species of fishes, they adapt the different structural modifications for adapting in different or for the migration in different habitat, like from freshwater to marine and from marine to freshwater. So it was all about today's lecture. We have seen the isotonic condition, the osmoregulatory condition in elasmobranchs, which are the cartilaginous fishes, and we have also seen there's some adaptations like rectal gland that removes excessive sodium chloride from their blood. And in addition to that, we have also seen that there are some diadromous fishes which migrate between freshwater and marine environments, and how they osmoregulate, how they perform osmoregulation in respect to these different aquatic habitats. So it was all about today's lecture. If you have any question, then do let me know in the comment section. Today's lecture was the second part of our previous lecture. So if you have not seen the previous lecture, then I will share the link in today's video, and first go to that link and watch that video, and after that watch this lecture. If you have any question, then do let me know in the comment section, and if you like this video, then share it with your friends and subscribe this channel. Thank you.